हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आइए आज हम प्रेमचंद जी के प्रमुख कहानी पूस की रात कहानी के बारे में और कुछ डिटेल्स सरल सरल भाषा में समझेंगे। मैं प्रीवियस क्लास में पूस की रात कहानी के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस कहानी का मतलब प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से क्या दिखने को चाहते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं और कुछ लेकर आई हूँ पूस की रात कहानी के बारे में जो हम आसान से हम समझ पाएंगे। मैं जो ले आई हूँ आप सभी के लिए पूरी सरल भाषा में ये कहानी हम समझ पाएंगे, इसीलिए मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। देखिए, हम प्रीवियस क्लास में मैं प्रीवियस क्लास में ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि प्रेमचंद जी की जितनी कहानियाँ हैं वो ग्रामीण जीवन की कहानियाँ हैं। वो जितनी कहानी लिखे हैं वो ग्रामीण जीवन को लेकर ही लिखे हैं। तो इस कहानी में जितनी कहानियाँ वो लिखे हैं वो ग्रामीण जीवन के दर्शन होते हैं। और क्या होती हैं, जैसे कैसे कहेंगे, जैसे गरीब किसान के ऊपर महाजन जो साहूकार रहते हैं, जमींदार होते हैं, वो कैसे गरीब किसान के ऊपर शोषण करते हैं, ये प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में लिखे हैं। जितने कहानियों हैं तो लिखे हैं। और पूस की रात जो कहानी है, इस कहानी में ग्राम्य जीवन के दर्शन होते हैं और यह एक परिवेश प्रधान कहानी है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और ये कहानी एक जो पूस की रात का जो क्या है ना, पूस माह में जो ठंडी होती है पूस माह में, वो कैसे तरह एक गरीब किसान वो ठंडी को सामना करती है, रात में खेत जगती है। तो और कृषक वर्ग की रोटी कैसे कृषक वर्ग के लोग ने कैसे रोटी नहीं जुटा पाते हैं और सर्दी वर्षा से बचाव नहीं कर पाते हैं। ऊपर से उधार देने वाले जो लोग हैं वो खून कैसे चूसते हैं, ये इस कहानी में लिखने को मिला जो हम पढ़ चुके हैं। और ब्याज पर ब्याज के कारण किसान उम्र ऋण मुक्त नहीं हो पाते हैं और महाजनों व जमींदारों के चंगुल में फंस रहते हैं, ये भी इस कहानी में दिखने को मिला। और इस कहानी में ग्रामीण जीवन की दरिद्रता के साथ साथ पति पत्नी संबंध तथा महाजन की शोषक वृत्ति एवं कुत्ते से प्रगाढ़ संबंध आदि हम इस कहानी पढ़कर समझ पाए, है कि नहीं। आई होप आप सभी ने समझ पाए होंगे। तो प्रेमचंद जी ने जो ये कहानी लिखे थे, ये स्वाधीनता पूर्व की कहानी है, कथा है, क्योंकि उस समय ज़मींदारी प्रथा थी। किसान मेहनत करता था और उच्च वर्ग के लोग मज़े लेते थे और छोटे किसान आज भी कर्ज तले डूबे में रहते हैं। और सेठ साहूकार और पूंजीपति वर्ग किसान गरीब लोगों को शोषण करते हैं। रोटी कपड़े व कंबल के लिए आज भी किसान तरसता रहते हैं। अतः यह कहानी आज़ादी के इतने दशकों के बाद भी प्रासंगिक हुआ है इस कहानी में। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पूस की रात जो कहानी, ये कृषक जीवन की करुण कथा कहती है इस कहानी में। और अभावों में पलने वाला किसान हुड़ तोड़ मेहनत करने बाद भी अपनी रोजी रोटी नहीं जुटा पाता है। वो तो शोषणग्रस्त जीवन व्यतीत करने को बाध्य ही है कि नहीं। और ऊपर से प्रकृति के मार जो पौष माह में जो ठंडी होती है वो प्रकृति की मार है ना। तो ऊपर से प्रकृति की मार उसे हताश कर देती है। वो ठंडे कूप जो है, तो कप कपाती
सर्दी उसे इतना उदासीन बना देती है कि खड़ी फसल को जानवर से नहीं बचा पाता है। और सर्दी से बचाव के लिए कुत्ते को ही गले लगाने के लिए विवश हो जाता है एक किसान ने, इतने ठंडे था। तो कहानी का कथा जो शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है ना, हल्कू से। तो हल्कू सहना के रुपए देने को कहता है, मतलब दहना आता है। सहना कौन है? एक बनिया जो जिससे उधार लिया था, कौन? हल्कू ने। तो ब्याज वसूल करने के लिए सहना आती है हल्कू के पास। तो हल्कू बनिया को रुपए देने को कहता है, मतलब मुन्नी को कहती है कि सहना को रुपए दे दो। तो रुपए देने के लिए कहती है, किंतु उसकी पत्नी मुन्नी कहती है कि 3 रुपए, मतलब 3 रुपए दे दिए तो कंबल कहाँ से आएगा, और ठिठुरती रात में खेत की रक्षा कैसे होगी यदि हम कंबल नहीं खरीदेंगे। तो रात में जो ठंडी रात जो है, उस रात में हम कैसे खेत को जगेंगे और खेत की रक्षा कैसे करेंगे। तो ये मुन्नी कहती है हल्को को। वो फसल आने पर रुपए लौटने की बात कहती है कि अभी पैसे जो है वो सहना को दे दो। वो फसल आने पर रुपए लौटने की बात भी कहती कि फसल आने के बाद हम रुपए पाएंगे, तो रुपए से हम कंबल खरीदेंगे। किंतु हल्को मतलब नहीं, मुन्नी कहती है कि हम फसल आने पर रुपए दे देंगे। किसको दे देंगे? वो कहती है कि ना, सहना को देने के लिए वो कहती है, वो मुन्नी कहती है हल्को को। किंतु हल्को सूस में पड़ गया। सोचा कि यदि उधारी नहीं चुकाई तो सहना गालियाँ बकेगी, झिड़कियाँ देगी, पर फिक्र पूस की रातें काटने की भी थी ना। वो भी सहना जो है उसकी गालियाँ भी सहना पड़ेगा, और पूस की रात में जो खेत जगेंगे तो वो भी ज़रूरत है। तो जाड़ में बचाव कैसे होगा? पर सोचा जाड़ों में मरेंगे तो मरेंगे, अभी तो बला टल जाएगी। वो खुशामंद करके पत्नी से बोला, ला रुपए दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय हम करेंगे। ये हल्को मुन्नी को कह रही है। तो मुन्नी आंखें तरके कर कहती है कि उपाय क्या होगा? कोई खैरत है रुपए देने से रहा? वो अपनी मतलब भड़ास निकालते हुए बोली, न जाने ये उधार कब चुकता होगी। तो ब्याज पर ब्याज सहना वसूल करता जाता है। मुन्नी अपने पति पर बरसते हुए कहते कि खेती छोड़कर मजदूरी क्यों नहीं करते, कम से कम तो 2 वक्त पेट तो भर जाएगा। तो ऐसी खेती से बाज आए वो रुपए देने से इनकार कर देती है। पर हल्कू उदास होकर कहता है कि गलियां खाने से तो रुपए देना ठीक है। तब पत्नी ताक कर से रुपए लेकर दे देती है। तो हल्कू रुपए लेकर सहना को दे आता है जो जमा किए थे, ताकि कंबल खरीद सके। पर ऐसा नहीं हो सका। शाम होते ही खेत की रखवाली के लिए निकल पड़ा। पूस की अंधेरा रात था, साथ में जबरा कुत्ता भी चला आता है। खेत में पुराने गाढ़े खदर की एक चादर उड़ एक किनारे बैठ जाता है। तो हल्कू ने जबरा कुत्ता भी उसके साथ चला आता है। तो खेत में पुराने गाढ़े चादर की एक चादर उड़ एक किनारे के बैठ जाते हैं। तो कांपता रहता है। खाट के नीचे कुत्ता जबरा कुंकू कर रहा था। हल्कू कुत्ते से ही बात बतियाने लगा। वो बकने लगा, घर में पुहाल पर ही पड़ा रहता तो उसे सर्दी नहीं लगती, अब बैठ कर रोए अपनी नानी को। तो जबरे ने पड़े पड़े दुम हिलाई। हल्कू अपना हाथ निकाल कर जबरे की पीठ पर फेरने लगा और बोला, कल साथ मत आना, नहीं तो ठंड में ठंडे हो जाओगे। ठंड भगाने के लिए उठकर चिलम पीता है। सोचता है कि किसी तरह रात कटे 8 चिलम पी जाता है, पर सर्दी थमने का नाम नहीं ले रही थी।
तो वो धनिकों के बारे में सोचता है कि जो मोटे मोटे गद्दू लिहाफ वो कमल में लिपटे रहते हैं, उनके पास सर्दी फटकने का नाप नहीं लेती। तो ज़मींदार मज़े करते हैं और मजूरी खेती उन्हें करनी पड़ती है। किसको? गरीब किसान को करनी पड़ती है कि नहीं? और उस वक्त उसे जबरे का ही सहारा था। वो कुत्ता भी स्वामी के प्रति आत्मीयता दिखाते हुए अपने दोनों पंजे उसके घुटनों पर रख देता है। उसकी गर्म सांस जबरे को छूने लगती है। तो हल्कू किसी तरह सोने की कोशिश करता है, पर जाड़े की अधिकता से घुटने छाती में समेट लेने पर भी कंप कपी बंद नहीं होती है। जब किसी तरह रहा नहीं गया तो जबरे को धीरे से उठाया और अपनी छाती से चिपटा लिया। तो गोद में लेने पर कुत्ते की दुर्गंध आने लगी, किंतु उसे छूने का जी नहीं कर रहा था। जबरा भी समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्को की पवित्र आत्मा तो के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। वो शायद अपनी ऐसी तत्परता से अभिन्न मित्र और भाई को गले नहीं लगता। इस कुत्ते की आत्मीयता मैत्री ने मानो उसकी आत्मा से आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक कण चमकने लगा। तो 1 घंटा गुजर जाता है, तभी जबरा को किसी जानवर के आने की आहट हुई। वो दौड़ता, भौंकता और फिर खेतों की तरफ लौट जाता, मानो कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। ज्यों ज्यों रात बढ़ती, सर्दी की भयानकता भी बढ़ रही थी। हल्को उठा बैठा, आकाश को ताकने लगा और सोचने लगा कि अभी रात बाकी है। आखिर उठकर आम के बगीचे से सूखी पत्तियां इकट्ठी करता है, अलाव जगाता है। कुत्ता भी दुम हिलाता हुआ पास आ बैठा। उसी समय हवा के झांके साथ मेहंदी की गंध ने तरोताज़ा कर दिया। जबरा वहीं बैठा किसी हड्डी को निचुड़ने लगा। थोड़ी देर तपने के बाद हल्कू ने टांग चूड़ी पर मानो सर्दी को ललकारा के अफ कर ले। जो करना है, ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वो गर्व से फूल उठा। पर कितनी देर तक ये पंक्तियाँ जलकर गर्माहट देती। थोड़ी देर तक वो जबरे के साथ खेलने लगा, अलाव के ऊपर कूद फाद करने के लिए जबरे को ललकारने लगा। पर आखिर ये खुशी थोड़ी सी देर में हवा हो गई। अब वहाँ राख की डेरी लगी थी। हवा का झुकाने पर तनिक आग झलक जाती, फिर ठंड पड़ने लगी। हल्क ने चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा गीत गुनाने लगा। पर ठिठुरने बढ़ती गई। जबरा फिर भौंकने लगा। शायद खेतों में जानवर घुस आए थे। तो नील गायों का झुंड था। उनके कूदने फादने और रात चबाने की ध्वनि आने लगी, पर हल्कू ने ध्यान नहीं दिया। मन को समझाने लगा कि जबरा के रहते जानवर नहीं आ सकते। तो आवाज़ तो उसके मन का भ्रम है। जबरा जोर जोर से भौंकने लगा, पर हल्को अपनी जगह से नहीं हिला। तो सर्दी ने उसे जकड़ लिया था। हिलना भी जहर के समान लगा। तो जानवर खेत चर रहे थे। हल्को मन ही मन गालियाँ देता रहा, पर उठकर जानवर को भगाने की हिम्मत नहीं हुई थी। आखिर इरादा पक्का करके उठा, पर 2-4 कदम चलते ही हवा का झोंका बिच्छू के डंक की तरह चुभने लगा। वो फिर बुझते अलाव के पास आ बैठा। राख कुरेद कर अपनी ठंडा देह को गरमाने लगा। तो जबरा गला फाड़ता रहा। नील गाय खेत साफ करती रही, पर हल्को शांत बैठा रहा। अकर्मण्यता की रस्सी ने उसे जकड़ लिया। सारा खेत चौपट हो गया। सवेरे उसकी पत्नी पहुंची तो देखा हल्को बेखबर सोया पड़ा है। तो उसने हल्कू से आकर कहा, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। तो ऐसे भी कोई सूता है? पर हल्कू ने बहाना बनाया, पेट में दर्द था। तो तुझे खेतों की पड़ी है, यहाँ मरते मरते बचा। दोनों खेत की डांट पर पहुँचे, देखा सारा खेत रोदा पड़ा है। तो ये था आसानी भाषा से, मतलब आसानी में समझा गया ये कहानी। तो आई होप आप सभी ने समझ पाए होंगे। उसके बाद यदि हम हल्को का चरित्र चित्रण देखेंगे तो हल्को पूस की रात का केंद्रीय चरित्र चित्रण है इस कहानी में। वह एक गरीब किसान है, जो आप सभी को ऑलरेडी पता चुका है, मतलब बता चुकी हूँ, आपको सब मालूम है, क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ हल्को के चरित्र चित्रण के बारे में। हल्को का चरित्र कैसा था? तो वो गरीब किसान है, उसके पास कुछ खेती लायक ज़मीन है। ज़मीन कितनी है इसका विवरण प्रेमचंद ने नहीं दिया है।
और प्रेमचंद जी ने नहीं दिया है कि उनकी ज़मीन कितनी है, लेकिन हल्कू की आर्थिक स्थिति से अनुमान लगा सकते हैं कि वो बहुत मामूली हैसियत का मतलब मामूली हैसियत का किसान है और खेती योग्य ज़मीन भी बहुत कम होगी। तो ज़मीन पर जो उपज होती है वह घर परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए उसे कर्ज लेना पड़ता है। तो उसकी सारी उपज कर्ज चुकाने में चली जाती है, फिर भी वो ऋण से मुक्त नहीं हो पाता है, इसलिए उसे मजदूरी करनी पड़ती है। किसको? हल्को को। यदि भी मजदूरी से बचाए पैसे भी उसे महाजन को देने पड़ते हैं। तो आर्थिक दीनता ने हल्को के मन को दिन नहीं बनाया है। लगातार शोषण ने उसे धीरे धीरे किसान के प्रति उदासीन अवश्य बना दिया है। तो हल्को के स्वभाव का परिचय हमें कहानी की शुरुआत से ही लग जाता है। जब सहना कर्ज मांगने आता है तब उसकी पत्नी मजदूरी से बचाए 3 रुपये देने को तैयार नहीं होती, जबकि हल्को का दृष्टिकोण ज़्यादा व्यवहारिक है। वो जानता है कि इसे बचने का कोई उपाय नहीं है। तो अगर अभी वो रुपए नहीं देगा तो उसे गालियाँ और घुड़कियाँ सहनी पड़ेगी। जो वो यही बात मुन्नी को कहता है तो मुन्नी कहती है, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? तो मुन्नी सूदखोर महाजनों और जमींदारों की ताकत को भले न जानती हो तो हल्को जानता है। वो जानता है कि इनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो हल्को एक समझदार किसान है, इससे हम समझ पा रहे हैं। वह समाज के अंतर्विरुद्ध को बखूबी समझता है। वो जानता है कि समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास हर तरह की सुख सुविधाओं के साधन मौजूद है, लेकिन ये साधन उन लोगों के पास है जो स्वयं मेहनत नहीं करते, जो किसान की मेहनत का लाभ उठाते हैं, लेकिन हल्को उसके सही कारण को पहचानने में असमर्थ है। वो उसे तकदीर की खूबी समझता है, यानी कि जो दूसरों की मेहनत पर मज़े कर रहे हैं वे भाग्यशाली है, और हम जो मेहनत करके भी भूखे मर रहे हैं तो हमारा भाग्य ही खराब है। तो शोषण को भाग्य का खेल समझने के कारण हल्को के पास शोषण से बचने का कोई अन्य रास्ता नहीं है। इसीलिए वो सोचता है कि अगर खेती में भी शोषण होना है तो ऐसी खेती से चिपके रहने का क्या लाभ है। तो दूसरे वो यह भी सोचता है कि जब लोग मेहनत न करके भी सुखी है तो फिर मेहनत करते रहने का क्या मतलब। तो इसी तरह लगातार शोषण उसकी चेतना को कृषि और श्रम दोनों से उदासीन बना देता है। तो हल्को की यही मानसिकता खेत पर उसके सारे व्यवहार में व्यक्त होती है, और खेत पर वो अपने उपज की देखभाल करने के लिए आया है। उसके साथ उसका कुत्ता भी है। इसके साथ उसका व्यवहार उसके हृदय की मानवीयता और पवित्रता को व्यक्त करता है। तो जैसा कि प्रेमचंद ने स्वयं कहानी में लिखा है कि गरीब ने हल्को की आत्मा को आहत नहीं किया है, इसलिए वो अपने को सर्दी से बचाने के लिए जितना चिंतित है उतना ही चिंता जबरा को लेकर भी है। और हल्को के खेत में जब नील गाय आ जाती है तब हल्को उठकर नहीं जाता है। पहले वो सोचता है कि जबरा के हल्को मतलब नहीं जाता है, कि पहले वो सोचता है कि जबरा के रहते कोई जानवर खेत में जा ही नहीं सकता। फिर वो उड़ता भी है तो 2-3 कदम चलकर ठंड के बहाने से पुनः बैठ जाता है वहाँ पर। यह जानते हुए कि नीलगाय खेत चर रही है वह चादर उड़कर सो जाता है। उसका यह व्यवहार निश्चय ही उसके पहले के व्यवहार से भिन्न है। लेकिन अगर हम कहानी के पहले भाग पर गौर करें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि इस व्यवहार का क्या कारण है। आप सभी ने समझ पाए होंगे। वस्तुत हल्को लगातार शोषण से परेशान होकर जिस मानसिकता से गुजर रहा है उसी का नतीजा है कि वह अपनी की मेहनत से उपजाई फसल को बचाने की कोशिश नहीं करता। निश्चय ही हल्को स्वयं इस व्यवहार के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो परिस्थिति ने उसे ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि वे परिस्थितियां है किसान का लगातार शोषण। वह अशिक्षित है, धार्मिक आतंक और अंधविश्वास के कारण भाग्यवादी है, गरीब है, इसलिए वह कथित उच्च वर्गीय महाजनों और जमींदारों के चंगुल में फंसा हुआ है। तो शोषण के चक्र से वो कैसे मुक्त हो यह नहीं जानता, इसीलिए वो किसानी करने की लाचारी से ही मुक्त होने की सोचता है। तो इससे यह स्पष्ट दिखने को मिलता है कि मानसिकता किसान के भयावह शोषण को ही उजागर करती है
और इसी अर्थ में हल्को की यह मानसिकता केवल हल्को की मानसिकता नहीं रहती, गरीब मेहनत कश की मानसिकता बन जाती है। तो यही था हल्को का चरित्र चित्रण, इसी अर्थ में एक वर्गीय चरित्र चित्रण बन जाती है हल्को की। उसके बाद इस कहानी के परिवेश के बारे में यदि हम देखेंगे तो कहानी की रचना में देश काल का बड़ा महत्व होता है, यह आप सभी को पता है। तो देश काल में तात्पर्य है कि वो परिवेश जिसमें कहानी का पूरा घटना चक्र घटित हुआ है। तो कहानी का यह कथ्य जिस परिवेश में घटित होता है वो भी कथ्य की निर्धारित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दूसरे कहानी का कथ्य जिस देश काल में संबंधित होता है उसके द्वारा ही उस युग की स्थितियाँ की अधिक यथार्थपरक पहचान भी करते हैं। तो यहाँ पर पुष्करात जो कहानी है इसकी रचना प्रेमचंद जी ने 1930 में की थी। उस समय भारत में अंग्रेज का राज था। अंग्रेजी राज में भारत के किसानों की दशा अत्यंत दयनीय थी। जमींदार की प्रथा के कारण आम किसानों का भयंकर शोषण होता था। उनकी उपज का बड़ा हिस्सा जमींदार माल गुजारी के रूप में वसूल कर लेते थे। इससे उनको अपने जीवन यापन के लिए महाजन के कर्जा लेना पड़ता था। लेकिन महाजन भी किसान की मजबूरी और उसकी अशिक्षा तथा पिछड़ेपन का लाभ उठाते थे। परिणाम यह होता था कि एक बार ऋण के चक्र में फंसने के बाद किसान की आसानी से मुक्ति नहीं होती थी। तो प्रेमचंद ने अपनी कई कहानियों में ग्रामीण जीवन के कई यथार्थ को चरित्र चित्रण भी किया है। ठीक है, और ये भी क्या है कि इस कहानी में ग्रामीण जीवन का विस्तृत चित्रण नहीं है, लेकिन ग्रामीण जीवन की सारी विशेषताएं इसमें अत्यंत जीवंत रूप में चित्रित हुई है। तो प्रेमचंद ग्राम्य वातावरण की सृष्टि करने के लिए सबसे पहले भाषा के स्तर पर परिवर्तन करते थे। तो ग्राम्य वातावरण से जुड़ी हुई जितनी भी कहानियाँ हैं इसमें तद्भव और देशज शब्दों का ही प्रयोग किए हैं प्रेमचंद जी ने। जैसे मैं कहूँगी कमल, डीलन, पूस, उपज, आले, धौंस आदि, ये जो सब शब्द ये तद्भव देशज शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रेमचंद ग्रामीण वातावरण को यथार्थ परक बनाने के लिए मुहावरों का भी शब्द प्रयोग किए हैं। जैसे वा जाना, ठंडे हो जाना, चौपट होना, ये सब मुहावरे का शब्द है। तो प्रेमचंद को ग्रामीण जीवन की सूक्ष्म पहचान थी। इसी कहानी में उन्हें अंधेरी रात में खेत पर हल्कू और जबरा के क्रियाकलाप का भी जो चित्रण किया है, और उसमें जो वातावरण है उस वातावरण को प्रेमचंद ने अत्यंत सजीव बना दिया है। और उसकी रात जो है अंधेरी रात में खेत का दृश्य भी दिखा है। तो उसकी अंधेरी रात जो है आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते हैं। हल्को अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खोटले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पर मतलब पड़ा कांप रहा था। तो ये दृश्य दिखाए हैं प्रेमचंद जी ने। तो इसी दृश्य में आप पाएंगे कि प्रेमचंद ने खेत के वातावरण के सारे पक्षों को समेट लिया है। तो पुष की अंधेरा रात है, पौष के महीने में पड़ने वाली ठंड को व्यक्त करने के लिए वो अगला वाक्य लिखते हैं कि आकाश तारे पर भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। तो ये वाक्य ठंड की तलखी को व्यक्त करता है और ठंड का कहानी के विकास से ही गहरा संबंध है, जो मैं पहले क्लास में बता चुकी हूँ। इससे अगले वाक्य में ये भी स्थान का वर्णन है कि जहाँ उसे जाड़े की रात गुजारनी है, लेकिन यहाँ भी पुरानी गाढ़े की चादर का जिक्र महत्वपूर्ण है, जिसे लपेट वो बांस के खोटल पर बैठा कांप रहा है। तो इसी चादर की जगह वो कंबल खरीदना चाहता था, इसीलिए पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांपना हल्को के आगे की क्रिया का आधार बन जाता है। तो प्रेमचंद केवल बाह्य परिवेश के चित्रण में ही सफल नहीं है, वरन पात्र की मनोदशा को भी चित्रण बड़े सुंदर कौशल से ही किया है। उसके बाद चिलम पीकर हल्को फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसे हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर जुड़ा। तो किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। ठंड के मारे हल्को परेशान है, तो चादर सर्दी रुकने में असमर्थ है। तो वो चिलम पीता है, लेकिन चिलम भी उसका कोई सहायता नहीं करती। तो इसके बाद उसकी मनस्थिति और बाह्य परिस्थिति के दोनों के जो हुआ है, ये क्या होता है ना, हल्को चिलम पीकर निश्चय करता है कि अब वो लेट जाए, लेकिन सर्दी से वो कांपने लगता है। तो वो इधर उधर करवट बदलता है, लेकिन उससे भी उसे आराम नहीं मिलता है। तो ऐसे में प्रेमचंद जी ने सर्दी का वर्णन किया है। उसके बाद साहित्य का आस्वादन के बारे में यदि हम कहेंगे तो तीव्रता को व्यक्त करने के लिए एक स्थिति का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। तो यहाँ
पिशाच द्वारा छाती को दबाना जिस स्थिति को व्यक्त करता है, उससे ठंड की तीव्रता पाठक के सामने सहज ही स्पष्ट हो जाती है। तो प्रेमचंद ने केवल हल्कू की क्रियाओं का नहीं, जबरा की क्रियाओं का भी अत्यंत सजीव और यथार्थ चित्रण किया है। तो सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई है। इसी विशेष आत्मीयता ने उसे एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी। जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी, वह छपट कर उठा और छपरी के बाहर आकर भौंकने लगा। तो हल्कू ने कई बार उसे चुमका कर बुलाया, पर वो उसके पास न आया। तो हर में चारों तरफ दौड़ धूपता रहा। एक क्षण के लिए भी आ जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था जबरा के हृदय में। यह सिर्फ कुत्ते की क्रियाओं का ही वर्णन नहीं है, वरन उसकी हल्कू के प्रति कर्तव्य भावना का भी चित्रण किया गया है। और दोनों चीज़ें उपयुक्त अंश में भी इतने आत्मीय रूप से व्यक्त हुई है कि कुत्ता कुत्ता नहीं है, वरन कहानी का जीवंत पात्र बनकर सामने आया है इस कहानी में था। तो ये था पुस की रात कहानी में मूल संवेदना, जो इससे आप आई होप आप समझ पाए होंगे, और इससे ज़्यादा आप क्या समझेंगे, इतनी आसान से समझ गया, मतलब समझा दिया गया है। तो आई होप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो किसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक एक लाइक मुझे मतलब मुझे मोटिवेशन दिलाएगी। मैं और कुछ पढ़ाऊँगी आप सभी को, और कुछ नए नए मतलब कहानी, उपन्यास, जो पद्य है उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगी। कहानी उसके जो मैं पढ़ाऊँगी उसके अर्थ भी मैं समझाऊँगी, क्योंकि आप आपके जो मतलब आप सभी के लाइक जो है, लाइक कीजिए, क्योंकि आप लाइक के ही मतलब लाइक से ही मुझे मोटिफिकेशन मिलेगी मुझे। और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जितने क्लास में करूँगी पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक लेकर, ओटीटी रिलेटेड, ओटीटी सिलेबस वाइज, यूजीसी नेट सिलेबस वाइज मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगी, आसानी में समझा दूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।